हेलो दिस इज़ फामाउल एंड आज के वीडियो में विल कवर एसिड बेस टाइट्रेशन जो कि यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है व्हाट इज़ एसिड बेस टाइट्रेशन, what are the theories involved in acid base titration, then what are the theories involved in titration of strong weak acid and base, what is neutralization curve और यही सब। तो we'll start with टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हम लैब में जाते ही स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली यू नीड थ्री थिंग्स, यू नीड अ फ्लास्क, यू नीड अ ब्यूरेट एंड यू नीड अ इंडिकेटर। देन होता ये है, आपके पास फ्लास्क में सैम्पल होता है, सैम्पल सोल्यूशन होता है, उसके अंदर आपके पास एसिड है, बेस है, यू डोंट नो दैट, आपको वो फाइंड आउट करना होता है। ब्यूरेट में आपके पास सेकंड सोल्यूशन होता है जो हेल्प करता है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके ये पता लगाने में कि फ्लास्क में जो चीज़ रखी है, लिक्विड चीज़ रखी है, वो एसिड है या बेस है। इट्स अ मेथड ऑफ एनालिसिस that will allow you to determine the precise endpoint of a reaction and therefore the precise constituent. A burette is used to deliver the second reactant to the flask. An indicator or pH meter is used to detect the endpoint of the reaction. Now, what is acid base titration? Acid base titration सेम है जैसे टाइट्रेशन में हम करते हैं। The only thing is हम एसिड का कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है ये पता लगाते हैं। It is quantitative analysis for determining the concentration of acid or base by exactly neutralizing it with a standard solution of base or acid having known concentration. Now we'll get to know what's acid base indicators. Acid base titration क्या होता है हमें ये तो पता चल गया, but we need to know what are the indicators used in acid base titration. Indicators यही होते हैं कि वो weak acid या कोई weak base होते हैं। आगे हम ये भी पढ़ेंगे what are those components which are strong acid, strong base, weak acid, weak base। ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इंडिकेटर्स जनरली वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। द अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज अ डिफरेंट कलर देन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जनरली जो होता है ना, दैट रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म। लाइक ये मान लीजिए आपके पास इंडिकेटर है तो ये दो फॉर्म में होता है, या इसके दो और नाम और हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड। इसमें होता ये है कि डिसोसिएटेड वाला पार्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन इंडिकेटर, मान लीजिए पानी है ना, H2O है आपके पास, तो वो क्या होता है अगर ब्रेक डाउन होगा तो किन दो चीज़ों में ब्रेक डाउन होगा? वन इज H+ एंड द अदर वन इज OH-। तो ये जो ब्रेक डाउन वाला पार्ट है दैट इज डिसोसिएटेड पार्ट, टूटा हुआ पार्ट इज डिसोसिएटेड पार्ट, राइट। बट जो अनडिसोसिएटेड पार्ट है, ये जो पानी वाला पार्ट है ना, H2O एज इट इज़ जो कंपाउंड था, दैट इज़ अनडिसोसिएटेड पार्ट, यानी कि ये अनआयनाइज्ड पार्ट है और ये आयनाइज्ड पार्ट है। तो ये इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, इसका कलर डिफरेंट होता है, इसका कलर डिफरेंट होता है। एसिड में आयनाइज्ड वाले पार्ट यूज़ होते हैं और बेस में अनआयनाइज्ड वाले पार्ट यूज़ होते हैं। वी हैव टू स्टडी दैट। नाउ ये हो गया हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है दैट वी नीड टू नो कौन कौन से इंडिकेटर्स वी यूज़ इन एसिड बेस टाइट्रेशन, जैसे कि मिथाइल वॉयलेट हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ब्रोमोथाइमल ब्लू हो गया, फिनोप्थलीन हो गया। इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर द पीएच एंड इफ़ यू कांट रिमेंबर इट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दो के पीएच याद कर लीजिए। नाउ देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। एसिड बेस को लेके वी हैव थ्री कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड द थर्ड वन इज ल्यूइस थ्योरी। तो इस चीज़ के लिए विल गो फॉर फर्स्ट वन। आर्हेनियस अंकल ने क्या कहा था, इनका थ्योरी सबसे पहले आया था, तो इन्होंने ये कहा था कि एसिड्स ऐसे लोग हैं या एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो H+ देते हैं, वाइल बेस ऐसे चीज़ें हैं जो OH- देते हैं। तो यहीं पे आपकी डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम to give H+ ions and base are substances that produce OH- ion. We need to remember कि ये जो काम है ये एक्वस मीडियम में, पानी जैसी चीज़ों में ही होता है। अब इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अगर आप
एसिड को आयनाइज करेंगे पानी के अंदर तो वो ये होगा कि HCl विल ब्रेक डाउन इनटू H प्लस प्लस Cl माइनस। सिमिलरली बेस को ही ले लीजिए, एक एग्जाम्पल NaOH, वो Na प्लस और OH माइनस में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, जैसे हमने कहा एक्वस सोल्यूशन होना ज़रूरी है, तो ये सिर्फ एक्वस सोल्यूशन वाले कंपाउंड्स के लिए ही है। जो कंपाउंड्स पानी में डिज़ोल्व नहीं होते उनके लिए ये नहीं है। एंड दूसरा, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें H प्लस या हाइड्रोनियम आयन नहीं होता है तो वो उन कंपाउंड्स के बारे में नहीं बता पाता है ये एसिड है या बेस है। सो इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस सोल्यूशन एंड फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक CO2, SO2 which does not contain H plus ion. Now we'll come to Bronsted-Lowry concept. इन्होंने ये बताया था कि एसिड प्रोटोन डोनर है while बेस एक प्रोटोन एक्सेप्टर है। पहले वाले में वी स्टडीड कि एसिड H प्लस देता है और बेस OH माइनस देता है। इसमें विल स्टडी कि एसिड प्रोटोन डोनर है और बेस प्रोटोन एक्सेप्टर है। हमें भी आगे कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बहुत आएगा, या जनरली आपके टीचर्स भी बहुत बोलते हैं, तो यू नीड टू नो व्हाट्स कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। इट्स नथिंग, जब आपका बेस और एसिड रिएक्ट करता है ना तो वो जो बचा कुचा पार्ट रेसिड्यू रह जाता है उसी को हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। फैंसी लैंग्वेज तो जो बेस को और एसिड को आप रिएक्ट कराएंगे, फॉर एग्जांपल NH3 को आपने रिएक्ट कराया H2O के साथ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि पानी यहाँ पे एसिड का रोल कैसे प्ले कर रहा है। अगर आप पानी को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देन वो पानी एसिड की तरह रोल प्ले करेगा, और सिमिलरली अगर आप पानी को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे देन इट विल एक्ट एज बेस। तो फॉर एग्जांपल आपने NH3 लिया, उसे पानी में डिज़ोल्व किया, देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये जो NH4 प्लस वाला जो पॉजिटिव पार्ट है ना, दैट विल बिकम कॉन्जुगेट एसिड, एंड जो OH माइनस वाला नेगेटिव पार्ट है दैट विल बिकम कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली यहाँ पे CH3COOH है और उसे पानी में डिज़ोल्व किया तो जो नेगेटिव पार्ट है वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, वाइल जो पॉजिटिव पार्ट है वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना, इसके भी लिमिटेशन सेम ही है। ये ऐसे कंपाउंड्स के बारे में नहीं बता सकता जिनके पास H नहीं है। इसमें NH3 में भी यू हैड H, CH3COOH में भी यू हैड H, बट ओवर हियर फॉर कंपाउंड्स लाइक BF3 एंड AlCl3 डू यू हैव H? नो, बट ये है तो एसिड्स की तरह या बेस की तरह काम करते हैं, पर इस कॉन्सेप्ट से वी कैन नॉट गेट टू नो कि ये एसिड है या बेस है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। नाउ विल कम टू लुईस कॉन्सेप्ट। यू रिमेंबर इन 11th and 12th क्लास वी स्टडीड अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर? यस, इट्स सेम एसिड, और इन्होंने कहा था एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवर हियर वी स्टडीड कि एसिड क्या है, प्रोटोन डोनर है, और ये क्या है, प्रोटोन बेस जो है वो प्रोटोन एक्सेप्टर है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दैट एसिड इज अ सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और बेस जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इसके लिमिटेशन क्या है, ये एसिड और बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है। तो ये हो गए हमारे 3 थ्योरीज। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट 2 और थ्योरी, जैसे कि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में क्या होता है, यू नीड टू नो, हमने पहले क्या पढ़ा था, इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? ये सेम है पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ये भी हमने 11th 12th में पढ़ा था। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में जो हमने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, जो ये है A+B है, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट वाला पार्ट है। नाउ जब रिएक्टेंट्स मिल के प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और C+D जो है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है, अगर इसे हम वापस रिवर्सिबल प्रोसेस में डाल दें तो दिस इज़ कॉल्ड, कमिंग बैक इज़ कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। The velocity of rate of chemical reaction is proportional to the product of active masses of the reacting substances. Suppose there is a reversible reaction at constant temperature. This rate conversion of A and B is proportional to their concentration. जो rate of conversion है ना, that is proportional, जो A और B का जो rate of conversion है वो directly proportional है to C and D. अगर A और B 1 किलोमीटर पर सेकेंड के 1 किलोमीटर पर आवर के इस हिसाब से चल रहे हैं, तो C और D भी उसी प्रोसेस से अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, तो इसमें क्या है, R1 और R2 जो है दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इनके जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो साइन है इसको हटाने के लिए वी हैव यूज्ड K1, कांस्टेंट लगाया, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू K1 A B एंड R2 इज इक्वल टू K2 C D। यहाँ गलती हो गई मेरे से, आई एम सॉरी। देन व्हेन यू राइट दिस इन अ प्रॉपर वे यू विल गेट टू नो दैट, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ जो चेंज रिवर्स रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R1 और R2 इक्वल है, राइट। तो R1 और R2 इक्वल है, तो जब आप इन दोनों को इक्वल एक तरीके से बिठाएंगे ना, तो यूल गेट K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू CD अपॉन AB। देन K1 और K2 एक्चुअली में एक ही है, एक ही वैल्यू है, तो ये कट जाएगा और K इज इक्वल टू CD अपॉन AB। यूल गेट दिस है। तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन हमने वही पढ़ा है, बट इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और इसमें कुछ है नहीं, तो बट अगर आपसे पूछा जाए तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये लिखें। नाउ व्हाट्स कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट इज नथिंग बट होता ही है कि सपोज यू हैव इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट स्ट्रॉन्ग, यू हैव इलेक्ट्रोलाइट, अब वो टूट गए, डिसोसिएट हो गए, बट अगर आप उसकी जगह पे एक ऐसा आयन या कंपाउंड यूज़ करें जिसमें सेम आयन हो, तो जो पहला वाला आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया ना वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक AgCl, नाउ AgCl जो होगा दैट विल ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस, राइट। लेकिन अगर आप उसमें NaCl डाल दें, नाउ Cl और Cl कॉमन हो गए, तो NaCl क्या करेगा, दैट विल शिफ्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल you focus over here. The shift in equilibrium that occurs because of the addition of an ion already involved in the equilibrium reaction, जैसे कि AgCl, Ag प्लस Cl माइनस में डिवाइड हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, बट अगर आपने NaCl डाल दिया जिसमें Cl और Cl कॉमन है, तो ये क्या करेगा, इसी रिएक्शन को इसी इक्विलिब्रियम को, इसका पोजीशन जो है बैकवर्ड्स में चेंज कर देगा। सो ये था हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा अबाउट थ्योरीज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये दो टाइप के हैं, ऑस्वाल्ड थ्योरी एंड रेजोनेंस थ्योरी, क्विनोइड थ्योरी। ना ऑस्वाल्ड थ्योरी में क्या है, ऑस्वाल्ड जी ने हमें ये बताया था, इट्स वेरी, ये है कि 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं बट चीज़ें सेम हैं। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर ऐसे चीज़ें हैं, वीक एसिड और वीक बेस, रिमेंबर मैंने पहले वाले पेज में बताया था, ये वीक एसिड या वीक बेस हैं जो इन्हें अगर आप एसिड में डालोगे दिल चेंज सम कलर, दिल शो यू सम कलर चेंज, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा ओ ये तो एसिड है या ओ ये तो बेस है। बस उसी ने, ऑस्वाल्ड ने यही बताया था, उन्हीं अंकल ने बताया था कि ये ऐसा कलर चेंज शो करता है। कुछ होते हैं जो सिर्फ सिंगल कलर चेंज इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो एसिड में ही कलर चेंज शो करेंगे लेकिन बेस में एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो ये वही है, इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वीक बेसिस विच हैव डिफरेंट colors in their conjugate base and acid forms. Most indicators are intensely colored and can be used in dilute solution. Others are one color indicators and have one form colored with a colorless conjugate form. In acid solution, the color will be that of ionized form, and in alkali solution, it will be of ionized color. Remember I was telling about कि acid में dissociated, undissociated और base में dissociated या undissociated form वाले color show करेंगे। ऑस्वाल्ड थ्योरी को अगर आप समराइज करें तो यही है, एसिड इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो अनआयनाइज्ड वाले होते हैं, दे शो कलर चेंज, जो टूटे हुए नहीं होते, H2O वाले एग्जैक्ट फॉर्म में कलर चेंज शो करेगा। एंड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं, आयनाइज्ड वाले कलर शो करेंगे चेंज। नाउ अब आ जाते हैं रेजोनेंस या क्विनोइड थ्योरी में। रेजोनेंस और क्विनोइड थ्योरी में व्हाट वी स्टडीड वाज कि इस थ्योरी में बेसिकली विल जस्ट गो फॉर 2 कीवर्ड्स। उसमें टॉटमेरिक चेंजेस देखे जाते हैं। टॉटमेरिक क्या होता है, टॉटमेरिक बेंजीन रिंग के बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये उनका कहना था जिस भी इंडिकेटर में ऐसे बेंजीन रिंग के बहुत
अच्छा सा स्ट्रक्चर जैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा जिसे टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिक के चेंजेस कहते हैं, अगर उस ऐसे कंपाउंड में, ऐसे लिक्विड सैंपल में ऐसा कुछ है, तो वही कलर चेंज या फिर एज एन इंडिकेटर का रोल प्ले करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कलर चेंजेस अकर ड्यू टू टॉटोमेरिक चेंजेस. Acid base indicators are organic compounds with at least one benzene ring. ठीक है. Now what's neutralization curves? Now neutralization curves ये होते हैं जब आप टाइट्रेट कर रहे होते हो. You remember आप मतलब ऊपर से आप एसिड डाल रहे हो या जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन डाल रहे हो, वो इंडिकेटर के साथ मिलके एक पॉइंट पे लाइट पिंक फिर डार्क पिंक हो जाता है. तो आप कहते हो ओके 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 ये इक्वल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया. तो दैट इज़ एंड एट दैट टाइम कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है उसमें एसिड है या बेस है. तो यही न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है. इसी को हम न्यूट्रलाइज, जिस पॉइंट पे दोनों एसिड और बेस इक्वल हो जाएं, उसे ही न्यूट्रलाइजेशन कर्व कहते हैं. ठीक है. इसका डेफिनेशन ये है, pH changes at different stages during the neutralization reaction are studied with titration या फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स. न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज अ ग्राफ obtained by plotting pH against the volume of titrant. ठीक है. Now we'll go for studying the choice of indicators in titration. वैसे पहले भी हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, बट वी नीड टू नो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब बात हो रही हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक वर्सेस वीक बेस की बात हो रही है, तो आप कौन कौन से यूज़ करेंगे, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में यू कैन यूज़ फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड. स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस में यू कैन यूज़ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड. वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में यू कैन यूज़ फिनोप्थिलीन, अगेन थाइमोथिलीन. Weak acid versus weak base में you can use mixed indicators like red methylene blue और for dilute ammonia और ethanoic acid. Now ये जो है ना indicators used in non-aqueous titration, पहले वाले जो हमने indicators यहाँ पढ़े हैं, those are for aqueous solution. Now this one जो non-aqueous titration होता है, जो पानी में dissolve नहीं हो सकते, जो titration हम पानी के साथ नहीं कर सकते, उनके लिए क्रिस्टल वॉलेट, मिथाइल रेड, नेप्थॉल बेंजीन, थाइमल ब्लू. अच्छा होगा अगर आप यहीं पे लिख लें या यहीं पे याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. नाउ विल गो फॉर टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन कर्व. ये 4 टाइप की होती है. एंड रिमेंबर इन द फर्स्ट पेज आई सेड कि हमें पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस कौन कौन से होते हैं. तो उनके एग्जाम्पल्स यहाँ रखे हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेस का एग्जाम्पल है लिक्विड अमोनिया. तो जो pH ऑफ सोल्यूशन होता है उसकी थ्योरी पे आते हैं. वो हमें पहले से पता है, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आपको पता है अगर pH 7 पे है तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन हम pH 7 फिक्स करते हैं. ठीक है. पर अगर फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन pH को हम ज़्यादा 7 से ज़्यादा रखते हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट. फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन pH को हम 7 से कम रखते हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट. नाउ विल हैव टू लर्न कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स जो हैं, हाँ, वो कितने टाइप्स के होते हैं. वो 4 टाइप्स की होती हैं एंड उनका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद वीक एसिड. ठीक है. सबका एक बार मिक्स एंड मैच करके आप लिख सकते हैं. एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एक बार वीक एसिड को वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ, ऐसे. नाउ विल गो फॉर कि इसमें कर्व्स कैसे होते हैं. इसको मैंने थोड़ा एक ही पेज में सम अप कर लिया इसमें, क्योंकि ज़्यादा टफ करने से कोई फ़ायदा नहीं था. इतना टफ याद करेंगे तो होगा भी नहीं, तो आई रोट इट इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म. अगर हम टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो हर 3 ग्राफ सेम है. टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस और वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस की कर्व्स जो है सेम है. एस प्लीज़ मेक ये स्केल बना लीजिएगा. ठीक है. और नीचे वाले एक्स एक्सिस पे यू हैव टू राइट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड एंड इस वाले वाई एक्सिस पे यू हैव टू राइट pH ऑफ एनालाइट.
नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जाम्पल याद रख लें, जैसे कि HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस का देन यू कैन गो फॉर NaOH. अगर आप एसिड को आप पहले आपको डिसोसिएट करना है, जो पहले लिखा है उसको डिसोसिएट करिए. लाइक HCl को तोड़ना है, HCl को H2O में तोड़ना है, दैट विल मेक यू H3O प्लस Cl माइनस. नाउ अब HCl को NaOH के साथ जब आप तोड़ेंगे तो दैट विल बिकम NaCl प्लस वाटर. एडिशन ऑफ NaOH कंटिन्यूस pH स्टार्ट्स बिकमिंग बेसिक. जैसे जैसे आप NaOH डालेंगे, जो चीज़ पहले एसिडिक थी वो बेसिक में टर्न होने लगती है. ठीक है. एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि HCl का एसिडिक नेचर जो है वो बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक. नाउ एंड पॉइंट पे आपको पिंक कलर मिल जाएगा. अगर आपको ये भी याद ना रहे तो जस्ट रिमेंबर टू मेक द ग्राफ. रिमेंबर कि आपको कौन सा एग्जाम्पल लेना है. HCl लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है, एक HCl लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस बोला है, वो याद कर लीजिएगा, NaOH लेना है. ठीक. नाउ लिखना ये है कि जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एसिड और बेस का जो इक्विवेलेंस पॉइंट है मेंटेन हो जाएगा. एसिड का एसिडिक नेचर एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा एंड यूल गेट एंड पॉइंट पे पिंक कलर. ख़त्म. यही है. नाउ टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस. एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल HCl, वीक बेस का एग्जाम्पल NH3. ख़त्म. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. HCl को हम वाटर के साथ डिसोसिएट कर लेंगे फर्स्ट स्टेप में, फिर उसी चीज़ को हम आगे अमोनिया के साथ या जो एग्जाम्पल है वीक बेस के साथ उसके साथ रिएक्ट करा लेंगे. ठीक. जब आप NH3 ऐड करते रहेंगे, जो बाद वाला पार्ट है यू विल हैव टू ऐड इट इन द फर्स्ट वाला पार्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड में यू विल हैव टू ऐड वीक बेस. तो यू टुक स्ट्रॉन्ग एसिड एज एन एग्जाम्पल. अब आप उसमें वीक बेस पोर करते रहेंगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एसिड का नेचर खत्म हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड एट द एंड यू विल गेट एंड पॉइंट पे पिंक कलर. ख़त्म. अगेन सेम ग्राफ बनाना है आपको. S शेप का ग्राफ बनेगा. पॉइंट्स में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो आप देख के बना सकते हैं. नाउ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ वीक एसिड को अगर आप, मैंने इसे एक ही पेज में समराइज कर दिया. टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ यू हैव टू रिमेंबर वीक एसिड का एग्जाम्पल एक लेंगे आप. ठीक है. एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल लेंगे. स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल यू नो NaOH एंड वीक एसिड का एग्जाम्पल यू कैन गिव ऑक्सैलिक एसिड और यही CH3COOH. उसको आप तोड़ेंगे वाटर में डाल के. जो टूटा हुआ पार्ट है यू रिएक्टेड विद NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस था. ठीक है. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एडिशन ऑफ NaOH कंटिन्यूस एंड pH बिकम्स बेसिक, क्योंकि NaOH जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो कंपाउंड होगा दैट विल बिकम बेसिक एंड एंड पॉइंट पे अगेन यू विल गेट पिंक कलर. ग्राफ सेम है, यू कैन नोट इट. और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है यू नो दैट. और बस इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो थोड़ा उसकी pH ऊपर बढ़ जाएगी क्योंकि वो बेसिक में जा रहा है ना, तो 7 के ऊपर वाला पॉइंट रख दीजिएगा. कोई भी चलेगा, जो नहीं 80 कोई भी चलेगा, 9 10 7 से ऊपर होना चाहिए. नाउ टाइट्रेशन ऑफ अ वीक बेस विद अ वीक एसिड. तो इसमें ये होता है दैट इट्स डन बिटवीन NH3 and weak acid like CH3COOH. Equivalence point has point of inflection. Actually ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और इसका जो ग्राफ है इन तीनों से अलग आता है. इट्स काइंड ऑफ नेगेटिविटी में जा रहा है. यू सी द ग्राफ, एक बार याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा. और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है. सो इन द सेकेंड पार्ट विल लर्न अबाउट नॉन एक्विस टाइट्रेशन. Okay then, bye bye. Happy learning.